नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं मोदी सरकार को आखिरकार एयर इंडिया बेचना क्यों पड़ा। 68 साल पहले नेहरू ने टाटा से इसी एयर इंडिया को लिया था। एयर इंडिया 18 साल के बाद फिर एक बार टाटा ग्रुप के पास आ गई है। एयर इंडिया की नीलामी में दो बड़ी कंपनियों ने बोली लगाई थी, एक टाटा सन्स और दूसरा स्पाइस जेट के मालिक अजय सिंह। एयर इंडिया को नीलाम करने के लिए सरकार सालों से खरीदार ढूंढ रही थी। सरकार से इस घाटे का सौदा कोई खरीदने को तैयार नहीं था, लेकिन आखिरकार सरकार को एयर इंडिया खरीदने के लिए खरीदार मिल ही गया। एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। इसका ऐलान फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने किया। टाटा के हाथ एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की कमान अब आ जाएगी है। जब टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया की बिड को जीता, इसके बाद टाटा के चेयरमैन रतन टाटा ने अपने ट्वीट करते हुए लिखा कि वेलकम बैक एयर इंडिया। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया को नए सिरे से खड़ा करने में बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन इससे एविएशन इंडस्ट्री में टाटा ग्रुप को बड़े कारोबारी मौके भी मिलेंगे। रतन टाटा ने कुछ उद्योगों को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने की नीति के लिए सरकार की फिलहाल सराहना भी की। एयर इंडिया के लिए दूसरी सबसे बड़ी ऊंची बोली लगाने वाले स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह ने डील के लिए टाटा ग्रुप और सरकार दोनों को बधाई दी। उन्होंने कहा एयर इंडिया की बिडिंग के लिए शॉर्टलिस्ट होना ये उनके लिए गौरव वाली बात थी। उन्होंने विश्वास जताया कि टाटा ग्रुप कंपनी का मान सम्मान वापस लाने में कामयाब रहेगा और भारत का गौरवान्वित करेगा। अब आखिरकार ये भी बात करते हैं कि सरकार को एयर इंडिया बेचने की आखिरकार नौबत क्यों आ गई। तो इसको जानने के लिए हमें कुछ अतीत के पन्नों को उलटना होगा। आज से 88 साल पहले 1932 की बात करते हैं। उस समय से पहले तक इंग्लैंड से हवाई डाक सिर्फ कराची तक ही पहुंचती थी। उस डाक को कराची पहुंचाती थी इंपीरियल एयरवेज। इंपीरियल एयरवेज ने इस डाक को मुंबई तक पहुंचाने का जिम्मा दिया दो नौजवानों को, एक RAF यानी रॉयल एयरफोर्स का पूर्व पायलट नेविल बिसेंट और दूसरा उसका एक करीबी दोस्त, पारसी दोस्त जहांगीर रतन जी दादा भाई यानी JRD टाटा। 28 साल का नवयुवक JRD टाटा ने, जो भारत की उस टाटा फैमिली से आता था जिसे देश की पहली बिजनेस फैमिली कहा जाता है। JRD का दूसरा परिचय यह है कि वो भारत के पहले सिविल एविएशन पायलट थे। ब्रिटेन के रॉयल एरो क्लब ऑफ इंडिया एंड बर्मा से प्रशिक्षित थे। तो JRD और उनके दोस्त ने इंपीरियल एयरवेज का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके टाटा एयर मेल नाम की कंपनी खोली। 2 सेकेंड हैंड सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट खरीदे। स्टाफ में सिर्फ 11 लोग थे, 2 पायलट, 3 इंजीनियर, 4 कुली और 2 चौकीदार। टाटा एयरमेल ने पहली उड़ान भरी 15 अक्टूबर 1932 को कराची से मुंबई तक के लिए पहले उड़ान की सफर शुरू की। इस शुरू में विमानों को मेल से इधर उधर ले जाया गया, लेकिन फिर यात्रियों को ले जाने के लिए 1938 में कंपनी का नाम टाटा एयरलाइंस हो गया। इसी साल इसने एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी भारत से श्रीलंका के लिए। 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस को पब्लिक कर दिया गया। कंपनी पब्लिक लिमिटेड हुई तो कंपनी का नाम भी बदल दिया गया और इसका नाम एयर इंडिया रख दिया गया। मुंबई, लंदन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए टाटा ने सरकार के साथ मिलकर एयर इंडिया इंटरनेशनल का गठन किया। डील के अनुसार सरकार ने टाटा की एयर इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट ऑपरेट करने की इजाजत दी और एयर इंडिया के जो 49% शेयर भारत सरकार अपने पास कर लिए। आजादी मिलने तक भारत में ढेरों एयरलाइंस ऑपरेट करने लग गई थी। कारण यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद युद्ध में जो इस्तेमाल किए गए वायु यानी पायलट थे वो भंगार के मूल भाव बिक रहे थे। लेकिन 1952 तक आते आते दुनिया भर की एयरलाइंस की गिरावट देखी गई। इस विश्वव्यापी संकट से भारत एयरलाइंस को बचाने के वास्ते भारत के योजना आयोग ने सभी एयरलाइंस को एकीकृत करके उनका निगम बनाने की सिफारिश की। मार्च 1953 में संसद ने एयर कारपोरेशन बिल पारित कर दिया। बिल के प्रावधानों के अनुसार 2 निगम बने। घरेलू उड़ानों के लिए राष्ट्रीयकृत विमान सेवा का नाम रखा गया इंडियन एयरलाइंस,
इसमें 8 प्राइवेट कैरियर को एक साथ जोड़ दिया गया। इसी में एयर इंडिया के डोमेस्टिक ऑपरेशन भी मर्ज किए गए, जबकि अंतर्राष्ट्रीय विमानों को ऑपरेट करने वाली राष्ट्रीयकृत संस्था का नाम पड़ा एयर इंडिया। पूरा नाम एयर इंडिया इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। 1952 के नवंबर महीने की जब बात थी, उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन नेहरू के साथ बैठक में जीआरडी रतन टाटा मौजूद थे। जीआरडी ने नेहरू से कहा कि सरकार ने जानबूझकर टाटा ग्रुप के साथ बुरा व्यवहार किया, टाटा की हवाई सेवाओं को कुचलने की सुनियोजित कोशिश है। नेहरू का जवाब था कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। असल में जीआरडी टाटा विमानन कंपनियों के राष्ट्रीयकरण पर नेहरू से नाराजगी जता रहे थे, लेकिन इसी नाराजगी से सरकार के इरादे नहीं बदले। 1953 में सरकार ने एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण किया और इस तरह से टाटा कंपनी की एयर इंडिया का पूरा मालिकाना हक भारत सरकार के पास आ गया। इससे जीआरडी टाटा नाराज भी थे। नेहरू ने उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की। जीआरडी टाटा एयर इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए और इसके साथ ही उन्हें इंडियन एयरलाइंस के बोर्ड का निर्देशक भी बनाया गया। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के डे टू डे ऑपरेशन में उनकी बड़ी भूमिका होती थी। कहा जाता है कि वो 1 रुपए की सैलरी पर काम करते थे। जब 1950 और 1960 के दशक में भारत गरीब भुखमरी जैसे मोर्चों पर जूझ रहा था, तब एयर इंडिया विकसित देशों के एयरलाइन से मुकाबला कर रहा था। 1960 में एयर इंडिया इंटरनेशनल ने अपनी फ्लीट में पहला बोइंग 707-420 शामिल किया। इस तरह वो जेट युग में प्रवेश करने वाली पहली एशियाई एयरलाइन बनी। 11 जून 1962 को एयर इंडिया दुनिया की पहली ऑल जेट एयरलाइन बन गई। मतलब उस दिन तक सिर्फ एयर इंडिया ही एक ऐसी एयरलाइन थी जिसकी फ्लीट में सिर्फ जेट एयरक्राफ्ट थे। उस दौर में एयर इंडिया की बुलंदी के किस्से और भी फिलहाल मिल जाते हैं। आज दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस मानी जाने वाली सिंगापुर एयरलाइंस ने कभी एयर इंडिया को अपना रोल मॉडल माना था। जब सिंगापुर एयरलाइंस को लॉन्च किया गया था तो उसने इस फ्लाइट सर्विस यानी फ्लाइट के अंदर सर्व होने वाले खाने, ड्रिंक्स, फ्लाइट अटेंडेंस और बाकी अनुभव से लेकर कई अन्य फ्लाइट संबंधित कॉन्सेप्ट एयर इंडिया से ही सीखे थे। तो इस तरह 1970 के दशक तक सब बढ़िया चल रहा था। 1977 में मोरारजी की सरकार बनी। कुछ महीनों बाद ही एयर इंडिया के मैनेजमेंट में भी बदलाव हुआ। जीआरडी रतन टाटा को हटा दिया गया। इससे वो काफी नाराज हुए। हालांकि इंदिरा गांधी की सरकार आने के बाद जीआरडी टाटा को बोर्ड का सदस्य बनाया गया। 1986 में जाकर राजीव गांधी ने रतन टाटा को एयर इंडिया का चेयरमैन बना दिया। अब 90 के दशक में चलते हैं, जब देश में आर्थिक उदारीकरण की नीतियां लागू हुई। कई प्राइवेट कंपनियां एयरलाइंस के बिजनेस में आईं, मुकाबला बढ़ा, एयर इंडिया घाटे में जाने लगी। 1997 से 1998 में एयर इंडिया का करीब 180 करोड़ का घाटा हुआ। हालांकि इंडियन एयरलाइंस फिलहाल मुनाफा उस समय तक दे रही थी। वाजपेयी के सरकार के दौरान एयर इंडिया की हालत थोड़ी बेहतर हुई। 2002-2003 में एयर इंडिया का मुनाफा करीब 133 करोड़ रुपए था। मनमोहन सिंह की सरकार के शुरुआती सालों तक एयर इंडिया फायदे में थी, लेकिन प्रफुल्ल पटेल के नागरिक उड्डयन मंत्री बनाने के बाद में फिर एयर इंडिया ऐसे गिरी कि फिर कभी उड़ नहीं पाई। 2002-2003 में 133 करोड़ मुनाफा देने वाली एयरलाइन 2006-2007 में घाटे में आ गई। इंडियन एयरलाइंस भी घाटे में आ गई। इंडिया की बर्बादी के लिए प्रफुल्ल पटेल की नीतियों पर फिलहाल सवाल उठाए जाते हैं। कहा जाता है उन्होंने बिना हिसाब लगाए जरूरत से ज्यादा विमान खरीद लिए। इसके अलावा कई प्रॉफिट मेकिंग रूट्स से एयर इंडिया की उड़ानें बंद कर दी। 2007 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर कर दिया गया। इसने एयर इंडिया की रही सही उम्मीद भी खत्म कर दी। इसके बाद एयर इंडिया कभी मुनाफा नहीं कमा पाई। अब एयर इंडिया को चलाने में सरकार को रोजाना 20 करोड़ का घाटा आता है, लेकिन अब इस घाटे का सौदा एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने अपने नाम कर लिया है। आगे अब यह देखना होगा कि इस घाटे के सौदा को टाटा ग्रुप ने कितने मुनाफे तक ले जाती है।
कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय हमें जरूर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।